नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के अमेरिका में 3 दिवसीय दौरे पर हैं और उनका जो बयान है वो चर्चा में है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। चूंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, इसलिए निश्चित तौर पर विदेश में उनकी बातों का वजन भी होगा। राहुल गांधी ने अपने विदेशी दौरे के दौरान अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में अपने भाषण में न सिर्फ पीएम मोदी का जादू खत्म होने की बात की, बल्कि उन मुद्दों पर भी चर्चा की जिनका भारतीय राजनीति पर खासा असर है। राहुल गांधी ने आरक्षण, जातिगत जनगणना, चुनाव में धांधली जैसे मुद्दों को कुरेदा और मोदी सरकार को घेरा। राहुल ने यह भी कहा कि मुझे पीएम मोदी से नफरत नहीं है, मैं बस उनके नज़रिए को पसंद नहीं करता। अमेरिकी दौरे पर गए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। उनके इन कार्यक्रमों में दिए गए बयान लगातार सुर्खियां बन रहे हैं और उस पर सत्ता पर काबिज बीजेपी के नेताओं के बयान भी आ रहे हैं। अमेरिका दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने मंगलवार को वाशिंगटन डीसी में आरक्षण पर एक ऐसा बयान दिया जिससे कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आरक्षण और जातीय जनगणना पर राहुल गांधी ने कांग्रेस को फ्रंट फुट पर लाकर खड़ा किया था, राहुल के इस बयान से कांग्रेस पार्टी एक बार फिर असहज और बैकफुट पर जाती नजर आ रही है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है और ऐसा राहुल गांधी के आलोचकों और निंदकों का भी कहना है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस तब तक आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी जब देश में सभी को समान अवसर और समान अधिकार मिल जाएंगे। फिलहाल भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। राहुल गांधी ने से जब सवाल किया गया था कि आरक्षण पर उनके क्या विचार हैं, तो वो कह रहे हैं कि जब तक भारत देश में सबको समान अधिकार नहीं मिल जाते तब तक आरक्षण के बारे में, उसे समाप्त करने के बारे में सोचा नहीं जा सकता। उसके बाद की बात ये हो सकती है और फिलहाल भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। अगर सही माने में सीधे साधे तौर पर देखें तो राहुल गांधी का ये बयान बिल्कुल सीधा साधा है कि भाई अगर कोई सवाल करे तो ये कहा जाएगा कि भाई भारत में जब तक समानता नहीं हो जाती तब तक इस पर बात करना या विचार करना का संभव ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता और फिलहाल भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन इस बयान को लेकर विपक्ष और सबसे पहले विपक्ष की सबसे बड़ी नेता मायावती ने ही राहुल गांधी को निशाने पर लिया और कहा कि कांग्रेस की जो सोच है वो अपने आप में बहुत जातिगत जो वैमनस्यता बढ़ाने वाली है। वो कह रही हैं कि केंद्र में काफ़ी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया और ना ही देश में उन्होंने इस तरह की व्यवस्था बनाई जिसमें जातीय जनगणना करा सकें और अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने कांग्रेस पार्टी देख रही है। इनके इस नाटक से जो लोग सचेत हैं, जो आगे कभी भी जातीय जनगणना नहीं करा पाएगी। मायावती कह रही हैं कि जातीय जनगणना कांग्रेस नहीं करा पाई। पार्टी के सर्वे सर्वा श्री राहुल गांधी के इस नाटक से भी सतर्क रहे, जिसमें उन्होंने विदेश में यह कहा है कि भारत जब तक बेहतर स्थिति में होगा तब हम SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। मायावती ने सबसे पहले राहुल गांधी पर निशाना साधा है और इसके पीछे ये कहा जा रहा है कि चूँकि भारतीय जनता पार्टी 14 और 19 के लोकसभा चुनावों और 2 विधानसभा चुनाव 17 और 22 में मायावती का वोट बैंक काफ़ी कुछ गया है भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में ये वोट बैंक, जो दलितों का वोट बैंक है, शोषितों का वोट बैंक है, वो कांग्रेस की तरफ मायावती को जाते दिख रहा है। और ये वोट बैंक मायावती की पार्टी ने 1995 से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी से ही छीना है और कांग्रेस पार्टी दलितों के लिए बड़ी स्वाभाविक पार्टी है बीजेपी के मुकाबले। इसलिए मायावती को कहीं ना कहीं चिंता और फिक्र सता रही कि अगर जो ये दलित वोट बैंक है, मायावती का जो कोर वोट बैंक है, अगर वो वापस चला गया कांग्रेस पार्टी में तो मायावती की पार्टी में बचेगा कुछ नहीं। भाजपा से तो वो अपना वोट बैंक वापस ला सकती है, लेकिन कांग्रेस से बहुत मुश्किल होगा। इसलिए सबसे पहले राहुल गांधी की इस बयान पर मायावती ने हमला किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई। पूरे दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राहुल को आरक्षण विरोधी बताते रहे, पूरी कांग्रेस पार्टी को वो बताते रहे। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में जो इंटरेक्शन सेशन था उसमें राहुल गांधी ने ये से जब सवाल किया गया कि भारत में आरक्षण कब तक चलेगा, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब सही समय होगा। जब आप वित्तीय आंकड़ों को देखते हैं
तो आदिवासियों को 100 रुपये में सिर्फ 10 पैसे मिलते हैं, दलितों को 100 रुपये में 5 पैसे मिलते हैं और ओबीसी को भी लगभग इतनी ही रकम मिलती है। भारत के बिजनेस लीडर्स की लिस्ट देखें तो मुझे लगता है कि टॉप 200 में से एक ओबीसी है, जबकि वो भारत में 50% हैं। लेकिन हम इस बीमारी का इलाज नहीं कर रहे। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भी राहुल गांधी ने अपनी बात रखी। राहुल ने कहा कि भारत में दलित, ओबीसी, आदिवासी को उनका हक मिल नहीं रहा है। देश के 90% आबादी वाले ओबीसी, दलित और आदिवासी इस खेल में है ही नहीं। जातिगत जनगणना यह जानने का आसान तरीका है कि निचली और पिछड़ी जातियां और दलित किस स्थिति में है। चुनाव की सूचिता पर भी राहुल ने सवाल उठाए। राहुल ने कहा कि चुनावों में पहले हम इस बात पर जोर देते रहे हैं कि संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया, एजुकेशन सिस्टम पर आरएसएस पर कब्जा है, मीडिया और जांच एजेंसियों पर उनका कब्जा है। मैंने संविधान को सामने रखना शुरू किया। अगर संविधान खत्म हो गया तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा। लोगों ने समझा कि जो संविधान की रक्षा कर रहे हैं और जो इसे नष्ट करना चाहते हैं, यह उनके बीच लड़ाई है। मुझे नहीं लगता कि निष्पक्ष चुनाव होते तो बीजेपी 246 के करीब होती। ऐसा वो कह रहे हैं कि बिल्कुल 240 के करीब होती, ऐसा उन्हें नहीं लगता। नेता प्रतिपक्ष ने आरएसएस का भी जिक्र किया। वो बोले आरएसएस भारत को नहीं समझती। आरएसएस कहती है कुछ राज्य दूसरे राज्यों से कमतर हैं, कुछ भाषाएं दूसरी भाषाओं से, कुछ धर्म दूसरे धर्मों से, कुछ समुदाय दूसरे समुदाय से कमतर हैं। हर राज्य का अपना इतिहास है, परंपरा है। आरएसएस की विचारधारा में तमिल, बंगाली, मराठी, मणिपुरी ये कमतर भाषाएं हैं। इसी बात पर मेरी लड़ाई है। आरएसएस को भारत की समझ नहीं है और ना ही वो इसे समझना चाहती है। तो मंथन में आज इसी बात पर हम बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि क्या कांग्रेस जिस तरीके से पूरे देश में हल्ला मचा रही थी आरक्षण को लेकर, जाति जनगणना को लेकर, क्या कांग्रेस आरक्षण विरोधी है? ये बड़ा सवाल है। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में राहुल गांधी ने बहुत महत्वपूर्ण सेशन को लिया है जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में, और वहाँ क्या महत्वपूर्ण बातें कही वो सुनिए। The elephant in the room is that 90% of India, OBCs, Dalits, Adivasis, they don't play the game. They're not even in the game. Caste census is one of 3 ideas. It's a simple exercise to say, okay, we got independence 1947. We've been going for a while now. Let's see how have the lower castes, backward castes, Dalits, how have they integrated into this system? What is it actually that they're participating in? Now, there are 2 other components. One is the idea of a socio-economic survey. So we want to not only understand how many Dalits there are, how many OBCs there are, but we want to understand what their social position looks like, what their financial position looks like, what their economic position looks like. And the third component, which I think is very important, we want to take a look at India's institutions. We want to look at the media, healthcare, we want to look at education, the owners, the structures that deliver these services. And we want to get a sense of what is India's participation in these institutions. This is now an unstoppable idea. So if somebody thinks that now they are going to stop 90% of India from asking these questions, from demanding a census, from asking the question about how much participation do they have in our institutional structure, I don't think it's going to work. I think that the pressure is way too powerful. It's not a question of caste or religion or Hindutva or anything else. It's a question of fairness. I frankly, as a politician, I don't want to live in a country where 90% of the people do not have access to opportunity. I'm not interested. राहुल गांधी के एक बयान को लेकर और भी हल्ला मचा हुआ है। राहुल गांधी ने इस सेशन के दौरान एक व्यक्ति का नाम पूछा, उस व्यक्ति ने अपना नाम बलविंदर सिंह बताया। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि भारत में इस बात को लेकर लड़ाई है कि क्या इन्हें एक सिख के तौर पर पगड़ी और कड़ा पहनने की इजाज़त दी जाएगी, क्या एक सिख गुरुद्वारे जा सकता है। लड़ाई राजनीति को लेकर नहीं है। इस तरह की लड़ाई सिर्फ सिखों के लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए है। और बयान पर विरोधियों ने उनकी निंदा की है। बीजेपी के प्रवक्ता बयान पर राहुल गांधी को कोर्ट में घसीटने की भी बात की है। पक्ष और विपक्ष की कई ऐसे थे वैसे आज भी हैं। मोदी जी वैसे नहीं होते तो इन्होंने 2014 में 11वीं अर्थव्यवस्था दी थी। 2004 में इनकी सरकार आई थी
और 2004 से 2014 में 10 साल हम एक स्टेप बढ़े थे, 12 से विश्व में 11वीं, आज हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, 5वीं हम बन चुके हैं। तो ये कांग्रेस लगातार हार रही है, तो इनकी छटपटाहट है। और इस तरह से ये जो बयान दे रहे हैं, तो याद रखें मोदी जी जैसे थे वैसे हैं, और वो इस देश को 2047 तक पूर्ण विकसित भारत का जो उनका सपना है उसको पूरा करेंगे। अभी हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। तो ये अनाप शनाप बयान, उनकी जो बीच में छटपटाहट है, वो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे थे, नहीं बन पाया, ना कभी बन पाएंगे। तो इसलिए मैं इनके जो बयान है इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। कब से भारत हो गई कि बीजेपी की निंदा कर लो तो भारत की निंदा, ये कब से हो गया साहब? ये गलतफहमी भारतीय जनता पार्टी को या नरेंद्र मोदी जी को नहीं होनी चाहिए कि उनकी निंदा करना मतलब भारत की निंदा करना है। गलत है ये। भारत के पूर्वजों की निंदा ये पूरे विश्व में जाकर करते हैं। जो फाउंडिंग फादर्स हैं भारत के, उनकी निंदा जब ये करते हैं तो किसकी निंदा कर रहे हैं ये? तब ये भारत की निंदा कर रहे होते हैं। अभी हम इनकी नीतियों की निंदा करेंगे और बिल्कुल करेंगे, सवाल उठाएंगे, हमारा काम है। इनको क्या आपत्ति है इसमें? रही बात चुनावों की निष्पक्षता की, तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी ने आप सबके सामने अपने आंकड़े रखे कि कैसे 79 सीट्स पे गड़बड़ हुई, सरेआम हुई, इतने कम समय में अचानक इतने वोट बढ़ जाना, ये सब आपके सामने है। ठीक है, आज चुनाव आयोग हमारी नहीं सुन रहा है, मतलब थोड़े ही कि जब हम सत्ता में आएंगे तो इन सबको बख्श देंगे। तब हमें जो कार्रवाई करनी होगी करेंगे, कोई कहीं भी बैठा हो। और ये सवाल जब हम यहां देश में पूछते हैं तो भी पूरा विश्व सुनता है। जब प्रधानमंत्री अपनी तथाकथित मन की बात करते हैं तब भी पूरा विश्व सुनता है। जब प्रधानमंत्री अटपटी सी बातें चुनाव के प्रचार के दौरान करते हैं, जब कपड़ों से पहचानते हैं लोगों को, तब भी पूरा विश्व सुनता है। जब इस देश में हिंदू मुसलमान कर रहे होते हैं प्रधानमंत्री, तब भी पूरा विश्व सुनता है। क्या इतनी जानकारी भारतीय जनता पार्टी को इतनी समझ नहीं है? राहुल गांधी ने तय कर लिया है कि भारत को आपस में लड़वाना और भारत में गृह युद्ध करवाना, यही राहुल गांधी का लगता है टूल किट अभी चल रहा है। कहीं ट्रेन जितना डिरेल्ड हो रहा है, इसमें कांग्रेस का हाथ है, विपक्ष का हाथ है। देश के बाहर जाकर के भारत को गाली देना, देश के अंदर भारत को तबाह और बर्बाद करना। आप खुद ही कह रहे हैं कुछ बोला है, तो ना आपने ठीक से सुना है ना मैंने सुना है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, जहां तक सिखों को लेके भाजपाइयों का सवाल है, उन्होंने तो पाकिस्तानी कहा, सिखों को खालिस्तानी कहा, आतंकवादी कहा। क्या क्या नहीं किया उनके साथ, क्या क्या नहीं किया किसान आंदोलन में। तो बीजेपी सिखों के प्रति किस तरीके की दुर्भावना रखती है, किसी से छुपा थोड़ी है। चुनाव को लेकर उन्होंने कहा निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है। अगर निष्पक्ष चुनाव होते तो बीजेपी की इतनी सीटें। देखिए, चुनाव को लेकर बहुत सारे सवाल उठे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी ने क्या बोला मैंने नहीं सुना है, लेकिन चुनाव को लेकर पिछले दिनों बहुत सारे आंकड़े सामने आए हैं, बहुत सारे तथ्य सामने आए हैं। कैसे पोस्टल बैलेट की गिनती में गड़बड़ की गई, कैसे बाकी चीजों में गड़बड़ की गई, तो वो सारे सवाल हैं, उसका जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग। So how can you tell, how can you, I mean, how can you, the people from Tamil Nadu who are sitting here, how can we, what would you do if somebody told you you cannot speak Tamil? How would you feel? How would you react? That is the ideology of the RSS. That Tamil, Marathi, Bengali, Manipuri, these are all inferior languages. That's what the fight is about. It ends up in the polling booth. It ends up in Lok Sabha, Vidhan Sabha. But the fight is about what type of India we are going to have. Are we going to have an India where people are allowed to believe what they want to believe? People are allowed to respect what they want to respect, say what they want to say, listen to what they want to hear? Or are we going to have an India where only few limited people can decide what is going to happen? The
प्रॉब्लम इज दीज पीपल डोंट अंडरस्टैंड इंडिया। वो समझ ही नहीं आती उनको, ये है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है, उनको मालूम ही नहीं है। राहुल गांधी बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई भारत में बहुत सारे सिखों को क्या कड़ा और पगड़ी पहनकर जो गुरुद्वारे में जाने की इजाज़त, इस पर भी वो सवाल उठा रहे हैं। इसको लेकर बवंडर मचा हुआ है। अन्य जातियों को लेकर करें उनका भी यही हाल है, अन्य धर्म अवलंबियों का, पंथ को मानने वालों का भी यही हाल है। मतलब वो कुल मिला के माइनॉरिटीज़ को भी ये देख रहे हैं कि भारत में माइनॉरिटीज़ को लेकर भी उनके सवाल हैं, और माइनॉरिटीज़ के जो अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर भी उन्होंने ये बातें रखी हैं। अब सवाल ये है कि विपक्ष के नेता अगर विदेश में कोई बात कह रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि ये राष्ट्र विरोधी है, राष्ट्र का अपमान है, राष्ट्रीय हो रहा है। लेकिन आजकल दुनिया ग्लोबल है, मतलब ग्लोब जो सब कुछ एक ग्लोब के अंदर है। अगर भारत में कोई बात हिंदू मुसलमान की करेगा तब भी वो दुनिया सुनती है, देश के बाहर कोई करेगा तब भी सुनती है। तो अब ये कहना कि नहीं विदेश में जाकर ऐसा कर रहे हैं, मुझे लगता है अब इसकी बहुत रेलेवेंस नहीं बचे हैं। लेकिन राहुल गांधी वास्तव में बार बार विदेश जाकर नरेंद्र मोदी पर हमला क्यों करते हैं, क्या इनका हिडन एजेंडा है राहुल गांधी का, ये देखने वाली बात हुई। आरक्षण को लेकर जब ये मायावती के बाद विपक्ष ने सत्ता पक्ष ने हमला किया नेता प्रतिपक्ष पर, तो उनकी बहन प्रियंका गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो, उन्होंने क्या कहा। अखिलेश यादव का ट्वीट लाया जाए स्क्रीन पर, प्रियंका गांधी का ट्वीट आ गया। वो कह रहे हैं कि यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में भाजपा ने जैसा युवा और सामाजिक न्याय विरोधी रवैया अपनाया है वह हैरान करने वाला है। दोहरा खेल खेल कर भारतीय जनता पार्टी के लोग दलितों, शोषितों, पीड़ितों, ओबीसी को आरक्षित और अनारक्षित दोनों श्रेणी के युवाओं पर सामाजिक, आर्थिक व मानसिक रूप से आघात कर रहे हैं। पहले भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण घोटाला कर सैकड़ों दलित पिछड़ों अभ्यर्थियों का हक मारा। अब भी भाजपा की मंशा सामाजिक न्याय को लटकाने और भटकाने जैसी है। यह ठीक बात नहीं है, यह अन्याय बंद होना चाहिए, ये कह रही हैं प्रियंका गांधी। क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो मामला था वो बड़ा गंभीर था। अखिलेश यादव कह रहे हैं भाजपा सरकार नौकरी देने वाली सरकार नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार दोहरा खेल खेल रही। वही इस बात को कह रहे हैं, इस दोहरी सियासत में दोनों पक्षों के अभ्यर्थियों को ठगने का काम किया है। सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से ठेस पहुंचाने का काम भाजपा सरकार ना करे। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की भ्रष्ट प्रक्रिया का परिणाम अभ्यर्थी क्यों भुगते हैं। काम 3 दिन में हो सकता था, उसके लिए 3 महीने का इंतजार करना और ढिलाई बरतना बताता कि भाजपा की सरकार किस तरीके से नई सूची को जानबूझकर न्यायिक प्रक्रिया में उलझाना और सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर शिक्षक भर्ती को फिर से लंबे समय के लिए भटकाना टालना चाह रही है। सुप्रीम कोर्ट ले जाकर भर्ती भटकाने की भाजपाई चालबाजी को अभ्यर्थी समझ रहे हैं और उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार ऐसा आचरण जो कर रही है वह घोर निंदनीय है। भाजपा ना तो इनकी सगी और ना ही उनकी। वो कह रहे हैं कि ना ही सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की सगी, ना ही आरक्षित वर्ग के। इस मसले पर उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला देकर 2019 की भर्ती पर रोक लगाते हुए आरक्षण के नियमावली का पालन करते हुए सूची बनाने का निर्देश दिया था। इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने 3 महीने का वक्त मांगा था। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 3 दिन का काम है, कंप्यूटर पर डेटा है, बना के दे देते। ये फैसला अगस्त में आया 11 अगस्त को, और उसके बाद जो सितंबर की जो तारीख है 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अब इस फैसले पर ही रोक लगा दी। तो अब मामला पूरी तरह लटक गया। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो कुल मिलाकर आरक्षण को लेकर राहुल गांधी विदेश में आरक्षण पर बोल रहे हैं तो देश में भारतीय जनता पार्टी उन पर हमला कर रही है, और प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा दोनों के लिए ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए मुफीद नहीं है। आरक्षण पर जंग है, वोटों का ये मसला है, और आरक्षण और जाति जनगणना पर इस समय देश की राजनीति लगातार चुनाव से पहले हम कह रहे थे कि इस देश की राजनीति आरक्षण और पूरी तरीके से जाति जनगणना, आरक्षण और जातियों पे टिक गई है। बहुत पहले लगातार लगभग 1 साल से हम ये कह रहे थे कि जो भी आगे आने वाला चुनाव होगा वो मंडल बनाम कमंडल ही होगा। मंडल 2 जैसी स्थिति
बल्कि उससे भी थोड़ा और स्ट्रांग स्थिति इस समय नज़र आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे हिंदू जातियों में विपक्ष तोड़ने में कामयाब हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक मुश्किलें बढ़ेंगी। नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी सीधा हमला कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर ओम सुधा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं SC ST OBC संयुक्त मोर्चा के। स्वागत, बहुत धन्यवाद, आभार। श्रीकांत, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ जुड़ गए। श्रीकांत जी, बहुत स्वागत, बहुत आभार। महेंद्र सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और प्रोफेसर डॉक्टर ML वर्मा साहब हैं, सामाजिक चिंतक, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। प्रोफेसर वर्मा, शुरुआत आज प्रोफेसर वर्मा से ही करेंगे। प्रोफेसर वर्मा, राहुल गांधी के बयान को लेकर कि आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि भाई जब सारे लोगों को समानता मिल जाएगी तो आरक्षण खत्म करने पर तब सोचा जाएगा, फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर बहन कुमारी मायावती ने कहा कि कांग्रेस दरअसल आरक्षण विरोधी है ही, वो तो केवल वोटों के लिए आरक्षण का माला जप रही है। सामाजिक चिंतक, विश्लेषक के तौर पर इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को कैसे देखते हैं प्रोफेसर वर्मा? मुरुगन जी, पहले तो आपको भारतीय समाज को समझना पड़ेगा, और भारतीय समाज में विविधता है। अगर विविधता है तो आप ये जानते हैं कि उसका एक और प्रमुख कारण है, राज्य में भाषा के आधार पे तो है, तमाम से लैंग्वेजेस के आधार पे तो है, लेकिन सामाजिक विविधता बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ती है जी। अगर मैं उस शब्द का प्रयोग करूं जिस शब्द का प्रयोग अब आजकल ज़्यादातर लोग नहीं करते, मनुस्मृति। मनुस्मृति भी बताता है कि उच्चता और निम्नता का क्रम हिंदू समाज में पाया जाता है जी। और ये जान लीजिए कि सामाजिक समानता तो बिना, जो पीछे हैं, पीछे की कतार में बैठे हैं, उनको जब तक आप आगे लाना चाहते हैं और आगे लाने के लिए आप प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आप समाज को आगे नहीं ला सकते हैं जी। और आगे लाने के लिए प्रयास का तो एक ही तरीका है कि आप उनको मौका दें, क्योंकि वो अगर दलित हैं, पिछड़े हैं, आरक्षण का आधार ही यही है और कोई आधार ही नहीं है। तो अगर वो सबको समानता देने की बात करते हैं, सबको मौका देने की बात करते हैं, तो वो गलत बात नहीं करते, वो संपूर्ण समाज की, पूरे भारतीय समाज की बात करते हैं। और मेरे ख्याल से कि राहुल गांधी का ये कहना कि हम सामाजिक रूप से अगर लोगों को न ला पाएंगे तो फिर शायद उतना न्याय नहीं दे पाएंगे। इस पे एक महत्वपूर्ण घटना है, मैं आपको याद दिला दूं। चंपारण के में नील की खेती जब होती थी और ब्रिटिश पीरियड यहाँ पे राज करता था, तो वहाँ के कुछ पढ़े लिखे लोग, आज जैसे युवा लोग, पत्रकार लोग, तमाम लोग जिनमें जागरूकता थी, वो लोग गांधी जी के पास गए और उन्होंने कहा कि साहब, चंपारण के लिए हम लोगों के लड़ाई के लिए आप आगे आए। तो उन्होंने कहा साहब, एक काम पहले ये बताइए कि वहाँ के लोगों की क्या स्थिति है, सामाजिक स्थिति क्या है। तो कह रहे साहब, शिक्षा बहुत ज्यादा है। तो कह रहे आप वहाँ जाइए और लोगों को जागरूक करिए कि नील की खेती जिस पर ये टैक्स बढ़ा दिया गया है, इस टैक्स को करने के लिए आपको सामने खड़ा होना पड़ेगा। हम हिंसा नहीं करेंगे लेकिन विरोध करेंगे। जब वहाँ के लोग गए लड़के और फिर वो क्षेत्र वाइज जाकर के जागरूक किया लोगों को, तो गांधी जी तैयार हुए और गांधी ने जाकर के फिर वहाँ पे चंपारण आंदोलन प्रारंभ किया। तो कुल मिलाकर के तो मेरा ये कहना है कि अगर आप पिछड़े हैं, पिछड़ों को आप मौका नहीं देंगे तो आगे के बराबर कैसे आएंगे, और उसका इतिहास गवाह है। आज के समय में भी मैं अपने गांव में देखता हूं, मैं आज के समय में अपना उदाहरण बताऊं आपको कि गांव में अगर हम बैठे हैं चारपाई पे और हमारे यहाँ किसी दूसरी जाति का, थोड़ी नीचे जाति का कोई आ जाता है, हमसे बुजुर्ग होता है, हम कहते बैठो, तब भी वो कहता है नहीं भैया हम नहीं बैठेंगे। तो वो उस मानसिकता की, जब तक कि आप समानता की बात नहीं करेंगे, स्वाधीनता की बात नहीं करेंगे, आत्मसम्मान की बात नहीं करेंगे, तब तक कैसे आप समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है। ठीक बात है, ठीक बात है। प्रोफेसर ओम सुधा के पास मैं रुख करूंगा। डॉक्टर ओम सुधा जी, अब ये एक तरीके से आज पूरे हम देख रहे हैं, पूरे देश का मीडिया आज हम देख रहे हैं कि ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि राहुल गांधी जो आरक्षण के मुद्दे पर, संविधान के मुद्दे पर, जाति जनगणना के मुद्दे पर जितना फ्रंट फुट पर खेल रहे थे, अमेरिका में जाकर उन्होंने सेल्फ गोल कर लिया अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए। एक तो आप इससे कितना सहमत हैं? दूसरा, उन्होंने ऐसा क्या कहा
कि बहन कुमारी मायावती को कहना पड़ा कि वो तो आरक्षण विरोधी हैं, कांग्रेस आरक्षण चाहती नहीं, और मायावती जी सबसे पहले क्यों रिएक्ट की, ये मैं जानना चाहता हूँ। आपने दो बातें कही, एक तो राहुल गांधी जी अमेरिका जाकर जो बोल रहे हैं, ऐसा है कि बाबा साहब भारत में अस्पृश्यों की समस्या पर लंदन में जाकर बोले। मुद्दा ये कभी नहीं है कि जो है कहां बोला गया, मुद्दा ये है कि क्या बोला गया। जिन लोगों को दिक्कत है क्या बोला गया, वो इस बात को उठा रहे हैं कि कहां बोला गया, क्या बोला गया, इस पर चर्चा करो। राहुल गांधी बात कर रहे हैं आरक्षण की, अमेरिका में बात कर रहे हैं। क्या आज भारतीय जनता पार्टी ने तमाम पीएसयू का प्राइवेटाइजेशन करके पूरी तरह से आरक्षण को खत्म नहीं कर दिया है? इस पर भारतीय जनता पार्टी बात करे। क्या इस देश में लेटरल एंट्री जैसे कई कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और उसको समय समय पर लागू करता है? कुछ सामने आ पाता है, कुछ सामने नहीं आ पाता है। क्या यह सच नहीं है? इस रास्ते भी आरक्षण खत्म किया गया है। दूसरी बात जो राहुल गांधी कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात अमेरिका से भी कर रहे हैं। अमेरिका से कर रहे हैं ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि राहुल गांधी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख है, खुलकर क्यों नहीं कह रहे हैं? अभी अमित शाह का मैं एक जगह कहीं वीडियो देख रहा था, गोल गोल घुमा रहे हैं कि समय आने पर बताएंगे, समय आने। भैया कौन सा समय आएगा? आपका ये तीसरा टर्म चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, अब कौन सा समय आएगा? क्या जो है कोई सृष्टि को उल्टा घुमा देंगे तब आप बात करेंगे? कौन सा समय आएगा? भारतीय जनता पार्टी आरक्षण और जाति जनगणना पर अपना रुख स्पष्ट करे। इनके सांसद तो कहते रहे, अभी पिछले दिनों जो है इनकी एक सांसद है मंडी से, मुझे नाम ही याद नहीं आता उनका, उन्होंने कहा कि जो है जाति जनगणना बेकार है, और इनके लोग गाहे बगाहे छुप कर तो नहीं कहते हैं, खुलकर ही कहती है भारतीय जनता पार्टी। पिछले दिनों केरल अधिवेशन में आरएसएस ने भी जाति जनगणना के सवाल पर गोल गोल जिलेबी के तरह देश की जनता को घुमा दिया। हम लोग सब समझते हैं इनका क्या खेल चल रहा है। चौथी बात, ये जो मायावती जी का मसला है, मायावती जी का मसला ये है कि मायावती जी का ग्राउंड ही यही, आरक्षण का ग्राउंड ही है। चूंकि बहुजन समाज पार्टी दलितों पिछड़ों की पार्टी कही जाती है, तो आरक्षण के ग्राउंड पे कोई और खेलेगा तो वो तो पॉलिटिकल राइवलरी है ना, तो वो तो करेंगी ही। वो ठीक है, वो अपनी जगह अपनी बात कर रही है, वो ठीक है, मायावती कुछ गलत नहीं कर रही है, वो अपनी तरीके से अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा अप्रोच है, वो अप्रोच खुलकर राहुल गांधी चाहे भारत हो चाहे अमेरिका हो, राहुल गांधी सिर्फ जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी दलित पिछड़े आदिवासी की बात कर रहे हैं, चाहे देश हो विदेश हो। आपने जैसा कि अपने इंट्रो में ही कहा कि ग्लोबल वर्ल्ड, कोई बात छुपा नहीं सकते आप, कोई बात दबा नहीं सकते आप। मुद्दे की बात भारतीय जनता पार्टी कर क्यों नहीं रही कि राहुल गांधी ने क्या कहा है, इस पर भारतीय जनता पार्टी कब चर्चा करे? उस पर तो कोई चर्चा नहीं। डॉक्टर ओम सुधा जरा इसको थोड़ा इस तरह समझने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के लोगों को इस बात का एतराज है, मायावती को इस बात का एतराज है कि राहुल गांधी ने कहा है कि वो जब भारत देश के में सबका हक मिल जाएगा, सामाजिक न्याय के तहत जब लोग सरसब्ज हो जाएंगे, तब हम आरक्षण खत्म करने पर विचार करेंगे। और फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है। वो कह रहे हैं कि इनके मन में आरक्षण को खत्म करने की दबी हुई लालसा है, ये खत्म करेंगे, ये केवल वोट के लिए संविधान की किताब लेकर घूमते हैं। इस पर इतराज है कि राहुल इस तरह परसेप्शन आज सुबह से बना, जब से राहुल गांधी ने वाशिंगटन डीसी में इस बात को कहा कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी है, राहुल गांधी आरक्षण विरोधी है। एक खाल पहने हुए हैं आरक्षण समर्थक की, संविधान समर्थक की और जाति जनगणना समर्थक की, वो खाल है। असली चेहरा राहुल गांधी का ये है, ये बताना और जताना चाह रही बीएसपी और भारतीय जनता पार्टी। ये क्या है दुर्गेंद्र जी, खिसियानी बिल्ली खंभा में। बीजेपी की छवि एंटी रिजर्वेशन है और वो गलत छवि नहीं है, कोई शक नहीं। मैं कांग्रेस पार्टी इसका प्रवक्ता नहीं हूं, कांग्रेस पार्टी से नहीं आता हूं। बावजूद इसके इस देश में तमाम सरकारी कंपनियों को खड़ा करके इस देश में दलितों पिछड़ों को आरक्षण किसने दिया? बीजेपी ने दिया। बीजेपी तो आई तो पेंशन खा गई, बीजेपी आती है सरकारी नौकरी खा गई, बीजेपी आई तो तमाम सरकारी कंपनियों को बेच दिया, एयर इंडिया, बीएसएनएल, भेल, गेल, सेल, सबको बेच के
दलितों को वापस कमर में झाड़ू टांगने और गले में हरिया टांगने का इंतजाम बीजेपी कर रही है। आज राहुल गांधी जैसा नेता, राहुल गांधी जिस टेक्निकल तरीके से, जिस मजबूती से दलितों पिछड़ की आवाज उठा रहे हैं, जिस मजबूती से आरक्षण, संविधान और जाति जनगणना का सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी, अब राहुल गांधी गले की हड्डी इनके लिए बन चुके हैं। और यह मुद्दा जो है जाति जनगणना का मुद्दा बीजेपी आरएसएस के गले में फंस गया है, तभी इनको अपने अधिवेशन के बाद आरएसएस तक को कहना पड़ रहा है जाति जनगणना की बात। राहुल गांधी ने जाति जनगणना की हड्डी इनके गले में अटका दी। और रही बात, ये कहते हैं कि जब तक जाति रहेगी तब तक आरक्षण रहेगा, जब तक जातिगत भेदभाव होगा, जब तक जो है समाज की मुख्य धारा में लोग नहीं आ जाएं, तब तक आरक्षण रहना चाहिए। और बीजेपी तो आरक्षण खत्म करके आर्थिक आरक्षण की बात कर रही है, 10% ईडब्ल्यूएस की आरक्षण की बात करें। मैं दलित पैदा हुआ, मैं आरक्षण पर जो राहुल गांधी कह रहे हैं, मैं उससे सहमति जताता हूं। जब तक इस देश में जाति है, जब तक जातिगत भेदभाव है, जब तक इस देश का हर दलित पिछड़ा देश के समता मूलक समाज न बन जाए, जब तक समाज के मुख्य धारा में न बन जाए आ जाए, तब तक इस देश में आरक्षण रहना चाहिए। राहुल गांधी तो बकौल बीजेपी, डॉक्टर ओम सुधा, आप भी आरक्षण विरोधी हैं। बकौल बीजेपी तो आप भी आरक्षण विरोधी हैं। अगर राहुल गांधी की इससे सुर में सुर आप मिला रहे तो आप भी आरक्षण विरोधी। बीजेपी का मसला ये है कि बीजेपी जब किसानों की बात होगी तो बीजेपी किसान जो कहेगा वो सही नहीं है, जो बीजेपी सही कहेगा वो सही है। छात्र नौजवानों के सवाल पर छात्र नौजवानों को रोजगार चाहिए, वो बीजेपी कहेगी पकौड़ा तलो वही सही है। छात्र नौजवान खोज रहा है सरकारी नौकरी। अब दलितों के सवाल पर भी जो नरेंद्र मोदी कहेंगे वो सही है। हाँ, और डॉक्टर ओम सुधा, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भाई जब तक उनका जीवन है, वो जिंदा है, तब तक आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। फिर इस देश के दलितों, शोषितों, पीड़ितों, ओबीसी को फिर और कौन सी गारंटी दे दें नरेंद्र मोदी? कह तो रहे हैं सीना ठोक कर। मोदी जो कहते हैं उसका 1% भी पालन किए होते। नरेंद्र मोदी पिछली बार जब प्रधानमंत्री बनकर आए, संसद में उन्होंने माथा टेका, देश का संसद भवन बदल गया। इस बार जो है उन्होंने संविधान में माथा टेका है। इस देश का हर नागरिक घबराया हुआ है कि इन्होंने संविधान को माथा टेका है। पता नहीं अब इस देश के संविधान का क्या होगा, क्योंकि तमाम संवैधानिक जगह पर ये काबिज हो चुके हैं। तमाम संवैधानिक संस्थाओं को इन्होंने हिंदूवादी, मनुवादी मानसिकता का गुलाम बना दिया है। तमाम विश्वविद्यालय में देख लीजिए, आप तो दुर्गेंद्र जी इतने बड़े पत्रकार हैं, आपको सब नजर आता होगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे संस्थान में क्या हो रहा है, लक्ष्मण यादव जैसे जुझारू प्रोफेसर के साथ क्या हुआ। ऐसे तमाम किस्से हैं, तमाम बहालियां हो रही है। आरएसएस के लोगों को लेटरल एंट्री इन्होंने जो है राहुल गांधी के दबाव में जो है लेटरल एंट्री को बंद किया। आप समझिए इनकी क्या साजिश है। ये मुंह से मुंह में राम बगल में छुरी, ये जो एक कहावत है, ये कहावत नरेंद्र मोदी जी पर बिल्कुल फिट बैठती है। वो कहते हैं दलितों का आरक्षण कोई नहीं खाएगा, लेकिन दलितों का आरक्षण कोई नहीं खाएगा, नरेंद्र मोदी खुद खाएंगे, यही कहना चाहते हैं। ठीक है, मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूं, चूंकि ब्रेक का इशारा है, ब्रेक से लौटेंगे तो बड़ा अहम सवाल है कि राहुल गांधी आखिर विदेश में ही जाकर क्यों बोलते हैं। डॉक्टर ओम सुधा कह रहे थे कि जब भारत में छुआछूत का मुद्दा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब लंदन में जाकर उठा सकते हैं, तो राहुल गांधी ऐसा नया क्या कह रहे हैं जिससे राष्ट्र के अपमान से जोड़ दिया गया। क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी आरक्षण विरोधी हैं? ये सवाल आज हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि वाशिंगटन डीसी में छात्रों और प्रबुद्ध जनों के साथ सीधे संवाद में राहुल गांधी ने कहा कि भारत में जब तक सबको समान अधिकार नहीं मिल जाते, तब तक आरक्षण को हटाने पर कोई विचार नहीं किया सकता। इसके बाद ऐसा सोचा जा सकता है, ऐसा उनकी बात से ध्वनित हुआ। और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अभी फ़िलहाल भारत में ऐसी स्थिति नहीं है कि सबको समान अधिकार मिल गए हों। इस बात को भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले दलितों की सबसे बड़ी नेता, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती ने उठाया कि कांग्रेस के मन में आरक्षण को ख़त्म करने की इच्छा है, उसके मंसूबे हैं। वो केवल वोट के लिए संविधान की किताब लेकर राहुल गांधी ड्रामा करते हैं। इसी पर आज चर्चा। हमारे साथ इस बीच एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, प्रोफेसर शशिकांत प्रसाद हैं, सोशल जस्टिस के लिए काम करते हैं, सोशल जस्टिस एक्टिविस्ट हैं। प्रोफेसर शशिकांत, आपका भी स्वागत, बहुत धन्यवाद, आभार।
श्रीकांत की तरफ जाएंगे, कांग्रेस के नेता हैं। श्रीकांत, राहुल गांधी विदेशों में जाकर ही उनका ज्ञान इतना क्यों जाग जाता है कि वो एक तो अपनी पार्टी को असहज करते हैं और वो बकौल बीजेपी वो देश विरोधी बातें करते हैं। गिरिराज सिंह एक मंत्री हैं, अभी हमने ही उनका बयान सुनाया, वो कह रहे हैं कि विदेश में जाकर राहुल गांधी राष्ट्र विरोधी बातें करते हैं और कांग्रेस वो पार्टी भारत में ट्रेनों को पलटाने का काम कर रही है आतंकवादियों के साथ मिलकर। 40 दिन में 19 ट्रेनें पलट गई, कांग्रेस और आतंकवादी मिले हुए हैं। तो क्या करते हैं आप लोग ऐसा? बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस राष्ट्रीय जैसे कि बात राहुल गांधी के, जो अभी कुछ समय पूर्व अमेरिका में जाके जो उन्होंने एक बयान दिया, और बयान में ये निकल के आया कि जो तमाम लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस एक दलित विरोधी है, आरक्षण विरोधी है। देखिए, पहले भी अभी ओमसुंदर जी ने भी ये बात कही, जब B.R. अम्बेडकर जी लंदन जाके भारत की बात को कह सकते हैं, अपने संविधान की बातों को रख सकते हैं, तो राहुल गांधी जी ने कोई कोई हमेशा रहा है कि जब विदेश जाके जब उनसे भारत की स्थिति को पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से, जब आरक्षण के मुद्दे पे उनसे पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से कही कि भारत में आरक्षण को हटाने का और आरक्षण को दूर करने का भी कोई भी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि समानता भी किसी तरीके से नहीं आई। तो राहुल गांधी जी ने इसमें कोई भी गलत बात नहीं कही, क्योंकि वाकई में भारत में भी स्थिति ऐसी है कि अभी बहुत कमजोर वर्ग के लोग हैं, हमारे दलित लोग हैं जो अभी बहुत पीछे हैं और उनको अभी मुख्य धारा पे आना है। और इस तरीके से उनको आगे आके अपनी बात को, जब तक हम लोग एक मुख्य धारा से नहीं जुड़ जाते, एक दलित वर्ग हमारा मुख्य धारा से नहीं जुड़ जाता, तो तब तक इस आरक्षण पे सोचा नहीं जा सकता। और बीजेपी और संघ हमेशा दलित विरोधी रही है, ये स्पष्ट तरीके से हर बार भारतीय जनता पार्टी ने और संघ ने हमेशा स्पष्ट करके दिखाया है। अभी जब जाति जनगणना की बात आई तो उस पे पूरी तरीके से मैं सारी बातें मैं सहमत हूँ, सारी बातें आपकी सहमत हूँ कि आप लोग विपक्ष हैं, आप अपनी बातें रखेंगे। मैं ये सवाल जरा जानना चाहता हूँ, एक बीइंग ए कांग्रेस नेता, कांग्रेसमैन, कि राहुल गांधी सेल्फ गोल क्यों कर लेते हैं? इतने सेंसिटिव मसले पर ऐसी बातें क्यों करते हैं वो? मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या अभी तक वो चीज़ों को समझ नहीं पाए हैं क्या? और एक और वाकया है, सिखों को लेकर उनका बयान है, उस पर भी बवाल मचा हुआ है। नहीं, राहुल गांधी जी ने क्या गलत बोला है अपना अमेरिका में जाके? आप उस पर अगर कुछ बता दीजिए। ये तो ट्रोल करने वाली बात है कि बार बार वो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई आरक्षण पर खत्म करने पर विचार किया जाएगा। ये कह रही बीजेपी कि भाई राहुल गांधी के मन में वो तो तब बात होगी कि जब सब दलित, हमारे समाज के लोग, दलित समाज के लोग जब मुख्य धारा पे जुड़ जाएंगे तो अब वो कह रहे हैं कि सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने की अनुमति नहीं है। ऐसा कहाँ इस देश में? वो अल्पसंख्यकों को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि भाई आप अपने देश को बदनाम कर रहे हैं विदेश में जाके, अमेरिका में जाके। नहीं, बिल्कुल किसी तरीके से कोई बदनाम वाली बात नहीं। बीजेपी ने हमेशा झूठ का सहारा लिया है और झूठ को पूरी तरीके से हमारे सामने रखा है, पूरे भारत के सामने रखा है, जो पूरा भारतवर्ष देख रहा है, जो इस समय पे पूरी तरीके से 2024 के संसदीय चुनाव में देखने को मिला है। हमेशा हर चीज के लिए झूठ बीजेपी ने हमेशा रखी है, बात झूठ करने की। किस किस चीजों पे बात नहीं। अभी कुछ समय पहले का एक वीडियो है संसद के अंदर हमारे नरेंद्र मोदी जी का, उन्होंने कही है कि मुझे आरक्षण से बड़ी समस्या है, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि हमारे गवर्नमेंट सेक्टर पे आरक्षण हो, हमारी किसी भी क्षेत्र पे आरक्षण हो। ये संसदीय क्षेत्र पे आप वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे, नरेंद्र मोदी जी का कहां से कोई फेक वीडियो देख लिया होगा आपने, कोई डॉक्टरेट वीडियो होगा, ऐसा कुछ नहीं कहा होगा नरेंद्र मोदी ने। ऐसा कहीं नहीं कहेंगे भाई। वो क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल वो कहीं AI से रिटेड होगा, मोदी जी को बदनाम करने के लिए ऐसा हो रहा होगा। वो नहीं कहेंगे, ऐसा कहाँ कहेंगे वो पब्लिकली? ऐसा कैसे कह सकते हैं? नहीं तो आपको किस तरीके से बीजेपी के हमेशा किस तरीके से लगा है कि वो हमेशा दलित के समर्थन में रही है? कांग्रेस हमेशा अपने दलित समाज के समर्थन में रही है। आप देख लीजिए, मैंने पिछली बार भी आपसे ये कही थी कि हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद एक दलित हैं। अगर कांग्रेस दलित विरोधी होती तो शायद था कि उनको आगे नहीं ठीक है। मैं आता हूँ श्रीकांत, मैं आता हूँ श्रीकांत। मैं महेंद्र सिंह को लेता हूँ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं। महेंद्र सिंह, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस का जो नैरेटिव था आरक्षण को लेकर,
या जाति जनगणना को लेकर, संविधान को लेकर, उस नैरेटिव के जरिए कांग्रेस और विपक्षी दल इंडिया ने, विपक्षी गठबंधन इंडिया ने एक अच्छा खासा डेंट दिया बीजेपी को। बीजेपी तिलमिलाई हुई है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन आप क्या मानते हैं कि राहुल गांधी ने आज मौका दे दिया बीजेपी को, सत्ताधारी दल को, कि उस नैरेटिव को काउंटर कर सकें वो? महेंद्र सिंह, ऐसा कुछ राहुल गांधी ने हालांकि बोला नहीं है, और पूरे भाषण को या उनके इंटरव्यू को या वो सवाल जो छात्र ने पूछा उसको समग्रता के तौर पे देखना चाहिए। और बड़ी बात कही उन्होंने, अगर उसको पॉजिटिव तरीके से देखे, उन्होंने कहा जब तक निष्पक्षता, सोशल जस्टिस नहीं आ जाती तब तक आरक्षण जारी रहेगा। आरक्षण ऐसा नहीं है कि आरक्षण निरंतर चलता ही रहेगा, आरक्षण के समर्थक भी ऐसा नहीं मानते। आरक्षण, संविधान भी ऐसा नहीं कहता कि आरक्षण निरंतर चलता रहेगा। आप उसको अगर ये देखें कि सामाजिक आर्थिक तौर पर पिछड़ेपन तक आरक्षण रहेगा। अब अगर आप सामाजिक और आर्थिक तौर, सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़ापन कम कर देते, अब तो आर्थिक तौर पर भी आरक्षण आ गया है, तो आप आरक्षण को खत्म करने के बारे में सोच सकते हैं। इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है। एक और भाषण में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से, उसको एक्सप्लेन भी किया, आगे की लाइन उन्होंने एक्सप्लेन नहीं की कि आप देखिए कि 10 पैसा दलितों के पास जाता है 1 रुपए में, 5 रुपए जाता है दलितों के पास, 10 पैसा आदिवासियों के पास, इसी तरीके से पिछड़े वर्ग के पास। ब्यूरोक्रेसी में देखिए नहीं है वहां पर कोई ओबीसी, आदिवासी, दलित, तो एक्सप्लेन भी किया उन्होंने। लेकिन दरअसल बात दूसरा है, जो आप कह रहे हैं ना कि बहुत घेरे हुए थे राहुल गांधी ये नैरेटिव सेट करके, और बीजेपी या दूसरी पार्टियां मौका देख रही थी, तो उन्होंने एक मौका ले लिया। लेकिन अभी आप देखिए सभी लोगों की, मायावती ने सबसे पहली प्रतिक्रिया दी। अब बहन जी से ये पूछना चाहिए कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, सजेशन दिया था कि सब कैटेगरी करना चाहिए SC ST में रिजर्वेशन में। अब वहां पर मायावती जी या तमाम दूसरे जो दलित नेता हैं उसको लागू नहीं करना चाहते। अब उसकी वजह समझिए आप, एक डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं DNT, और नोमेडिक ट्राइब्स हैं, सेमी नोमेडिक ट्राइब्स हैं, यानी घुमंतु जातियां जिनको कहा जाता है, उनका जो रिजर्वेशन है वो बहुत ही निल है, बहुत कम मिलता है दलितों में, बहुत बहुत ही ज्यादा सबसे निचले पायदान पर हैं वो लोग, घुमंतु जनजातियां। इनको अंग्रेजों ने कभी कहा था कि ये क्रिमिनल्स हैं, और इसके बाद सरकार जब इनके लिए बस्तियां बना दी गई थी, बाद में राजकीय उन्नयन बस्तियां बनी। किसी को हबूड़ा कहा गया, किसी को बाबरिया कहा गया, किसी को कुछ कहा गया, वो जातियां हैं। राजकीय उन्नयन बस्तियां बनाई कि ये शहर से अलग रहेंगे वहां पर। बिल्कुल, तो उनको विमुक्त जातियां कहते हैं। अब उनका रिजर्वेशन देने के लिए विरोध करते हैं ये लोग। सब कैटेगरी बना के जब कहा गया कि आप उनको रिजर्वेशन दीजिए, एक संख्या के आधार पर या उनके पिछड़ेपन के आधार पर, कुछ कारक हैं उनके आधार पर आप उनको दीजिए प्रतिनिधित्व, वहां पर वो उनको प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते हैं। और अभी 11 तारीख को इसके लिए नेशन वाइड वो भी बनाया गया है, बंद भी। कई चीजें ऐसी हैं जिनपे कि जब रिजर्वेशन को लेकर के बात होती है तो कांग्रेस चूंकि लगातार कास्ट सेंसस और लगातार इन जातियों के रिजर्वेशन पे बात करती रही, राहुल गांधी इसकी अगुवाई करते रहे हैं। इसके भी दो पहलू आप समझिए कि राजनीति में कम से कम अभी 20 से 25 साल ये मुद्दा बहुत ज्यादा अजेय मुद्दा जिसको कहा जाए, ये जिताऊ मुद्दा है, और ये कोई भी जो पार्टी है इस मुद्दे को छोड़ ही नहीं सकती। ये एक दौर होता है। अब ये दौर है जिसमें कि आपको पिछड़ी राजनीति करनी ही पड़ेगी। जिस तरीके से अभी बन गए हैं पूरे राजनीतिक तौर पर सभी जगह पर समीकरण, उसमें पिछड़ी राजनीति, दलित राजनीति आपको करनी ही पड़ेगी। वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, मायावती हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जीतने के लिए ये एक सीढ़ी है, ये एक मुद्दा है। अब इसमें पिछड़ बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो शैक्षणिक तौर पर या सामाजिक तौर पर जो काम होने चाहिए वो किसी के एजेंडे में नहीं है, वो किसी के एजेंडे में नहीं है। वो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे मायावती हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। इनसे अगर ये कहा जाए कि आखिर ये दूर कैसे होगा, शैक्षणिक प्रतिनिधित्व तो कैसे आएगा, जिसका आधार है
वो शैक्षणिक प्रतिनिधित्व तो आएगा। शिक्षा का बजट हर सरकार कम होता जा रहा है, रिसर्च का बजट हर सरकार में कम होता जा रहा है, शैक्षणिक प्रतिनिधित्व तो कहाँ से मिलेगा? सरकारी नौकरियां कम होती जा रही हैं, जो हाँ रेलवे कम होती जा रही नौकरियां, हम लोगों ने कई बार चर्चा अभी किया। अभी डॉक्टर ओम सुधा कह के गए कि भाई जब पीएसयू बंद कर दोगे, पीएसयू बेच दोगे तो नौकरियां तो कम हो ही जाएंगी, नौकरियां कम हो जाएंगी। आप केवल और केवल झुंझुना जिसको कहा जाता है पॉलिटिकल, उसमें वो आप देना चाह रहे हो लोगों ठीक को। है, बड़ा और बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु। मैं इसी झुंझुने के साथ में मैं प्रोफेसर शशिकांत प्रसाद के पास जाऊंगा, सोशल जस्टिस के लिए काम करते हैं, एक्टिविस्ट हैं, विश्लेषक हैं। प्रोफेसर शशिकांत, महेंद्र सिंह कह रहे हैं कि भाई झुंझुना, वो झुंझुना चाहे राहुल गांधी बजावें चाहे नरेंद्र मोदी बजावें, लेकिन जो शोषित पीड़ित दलित सर्वहारा समाज के लोग हैं उनको झुंझुना ही मिल रहा है। और अब एक नया झुंझुना आज बच गया, राहुल गांधी ने विदेश में बजाया और यहाँ लेकर सब बाकी लोग बजाने लगे, बीजेपी और मायावती। तो इसे किस रूप में आप देख रहे हैं प्रोफेसर प्रसाद? देखिए, हमको आज का जो राहुल गांधी जी का बयान है और उस पर पूरा देख रहे हैं, देश में सियासी संग्राम मचा हुआ है। लोग अलग अलग तरीके से बयानों को तोड़ मड़ोड़ कर लोग, एक तो सबसे ज्यादा है कि इसमें एक सिख का जो है पगड़ी और कड़ा पे बहुत संग्राम मचा हुआ। अब आरक्षण पे हम लोग बात करते हैं कि राहुल गांधी जी ने बोला कि आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कि प्रतिनिधित्व नहीं मिल, सारे जो SC ST के या जो डिस्क्रिमिनेशन जिसको कहते हैं कि जिसके साथ भेदभाव हुआ है, जातीय आधार पर शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, जब तक आगे आ नहीं जाते हैं तब तक आरक्षण जारी रखना चाहिए। इसमें हमको लगता है कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं बोला है। अगर जो है दलितों का प्रतिनिधित्व, जो अभी भी जिनका प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, एक डेटा के साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अभी देखिए IIT IIM और जितने इंस्टीट्यूशन है टेक्निकल बड़े इंस्टीट्यूशन भारत के, उसमें दलितों का प्रतिशत कितना है प्रोफेसरों का? मात्र 2 से 3% है। आप देख लीजिए आंकड़ा। इसी तरह से देखिए सेक्रेटारिएट में जो सचिव लेवल के अधिकारी हैं उसमें कितने % OBC और SC हैं। पूरे देश के, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर में देख लीजिए कि कितने दलित हैं। तो ये जो राहुल गांधी जी का बयान है, इसको अगर देखा जाए सही तरीके से, उन्होंने सही कहा कि जब तक प्रतिनिधित्व नहीं मिल जाता है दलितों का, चाहे शैक्षणिक रूप से मिल जाए, आर्थिक मजबूती भी होना चाहिए, तब तक आरक्षण जारी होना चाहिए। जिस दिन ये मिल जाएगा। प्रोफेसर प्रसाद मैं इंटरवीन कर रहा हूँ, प्रोफेसर प्रसाद मैं इंटरवीन कर रहा हूँ चर्चा को। आप तो कह रहे हैं कि भाई वही बात, अभी ज़्यादातर लोगों ने इस बात को कहा कि भाई वो कह रहे हैं कि जब तक उनको नुमाइंदगी या उनका हक हकूक या उनका सामाजिक स्तर नहीं सुधर जाता तब तक आरक्षण जारी रहेगा, तब तक इसे समाप्त करने पर विचार नहीं किया सकता। फिलहाल ऐसी स्थिति है कि उनको उनका हक हकूक नहीं मिल रहा है। ये बात राहुल गांधी ने कही। मायावती और बीजेपी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भाई जो राहुल गांधी हैं वो आरक्षण विरोधी हैं, उनके अंदर वो एक खाल पहने हुए हैं आरक्षण समर्थक की, जनगणना जाति जनगणना समर्थक की, संविधान के हितैषी की खाल पहने हुए हैं। असली चेहरा उनका ये है। क्या ये राहुल गांधी का असली चेहरा है आरक्षण विरोधी? क्या कांग्रेस पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा ये आप जैसा बीजेपी और मायावती को नजर आ रहा, क्या आपको भी नजर आ रहा है प्रोफेसर प्रसाद? नहीं, राहुल गांधी जी का देखिए एकदम स्पष्ट है। मैं एक चीज इसमें जोड़ना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी का जो आरक्षण के प्रति जितने भी बयान है वो देख लीजिए उठा के, उन्होंने आरक्षण के खिलाफ एक शब्द भी अभी तक नहीं बोला है। पहली बात। बीजेपी और मायावती जी का मैं जिक्र इसलिए करना चाहूंगा कि बीजेपी ने इतनी सारी कंपनियों को बेच दिया। उस कंपनी में दलित को नौकरी लगता था, OBC के लड़के को नौकरी लगता था, बच्चों को नौकरी लगता था, जिससे उनका आर्थिक स्टेटस बदलता था। और मैं आज आरक्षण ही है, आरक्षण के बदौलत ही दलित समाज में, SC समाज में, ST समाज में उनको जो है सामाजिक स्टेटस भी मिला है, आर्थिक स्टेटस भी मिला है। और इतनी सारी कंपनियों को नरेंद्र मोदी पिछले 10 सालों में बेच दिया। मायावती कुछ बोली है? नहीं बोली है। मायावती जी का जो राजनीति है वो दोहरी चरित्र की है। उन्होंने बीजेपी का जो भी नीति है आरक्षण के खिलाफ उस पर कभी कटाक्ष नहीं की है। मायावती जी सड़क पर एक बार भी नहीं आई है। तो मायावती जी का जो बयान है, हमको लगता है ये राजनीति से प्रेरित बयान है। वो चाहती है कि उनका जो दलित वोट बैंक है यूपी में बना रहे, इसलिए इस तरह का अनर्गल बयान देती है। लेकिन एक्चुअली में जो है, जो दलित की हित का बात करना चाहिए, मायावती जी अभी नहीं कर रही है।
दूसरा सवाल मैं ये कहना चाहता हूँ बीजेपी के 10 वर्षों में देख लीजिए या पहले की सरकारों में देख लीजिए, उनकी जितनी नीति बनी है वो आरक्षण के खिलाफ बनी है। उदाहरण के तौर पर लेटरल एंट्री में उन्होंने रिजर्वेशन नहीं दिया, संसद में हंगामा हुआ, सांसद जाके मिले तो लेटरल एंट्री वापस आया है। आईसीआर के एक बहाली आया है आपको दिल्ली में, आईसीएआर की, उसमें रिजर्वेशन का एक भी सीट नहीं है, जबकि 250 से 300 सीट मिला है। तीसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी नहीं आरक्षण पर तो बोलती है तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है। आपको एक उदाहरण के साथ बताता हूँ कि आरएसएस के चीफ मोहन भागवत हैं, पीएम नरेंद्र मोदी के जो आर्थिक सलाहकार हुआ करते थे बनर्जी है, सभी लोगों ने एक सुर में कहा है कि अब समय आ गया है कि संविधान को बदल देना चाहिए, आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए। कहने का मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर है, सोच है कि संविधान को भी बदलना चाहिए। लीजिए, आप कह रहे बीजेपी के अंदर है और बीजेपी कह रहे कांग्रेस के अंदर है, तो और आप तो न्यूट्रल व्यक्ति हैं। स्पष्ट बीजेपी के, देखिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सांसद ये खुल के बयान देते हैं कि आरक्षण को जो है ना खत्म करना चाहिए। ठीक है प्रोफेसर प्रसाद, चूंकि चर्चा में हमारे साथ देर से आए हैं, कुंवर जपेंद्र भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। जपेंद्र जी, आपका स्वागत। अब आप सीधे जवाब दीजिए, चूंकि बहुत भूमिका बनाने का वक्त नहीं है मेरे पास। वो आपके लिए उन्होंने कहा कि भाई आप लोग सब बेच डाल के आरक्षण खत्म कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर लंदन में जाके अगर भारत में छुआछूत की बात करते हैं तो राहुल गांधी क्या गलत कह रहे हैं? जपेंद्र, राहुल गांधी जी अगर विदेशों में जाके आरक्षण की बात करेंगे और वहां जाके ये संदेश देंगे कि कांग्रेस निर्बल वर्ग की हितैषी है, तो आजादी के बाद लगभग 60 वर्षों तक कांग्रेस का एक छत्र राज इस देश पर रहा, तो ये तो बहुत हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। आज भारतीय जनता पार्टी आरक्षण या निर्बल वर्ग के खिलाफ नहीं है, पहले हमें ये समझना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि देश के अंदर सिर्फ 4 जातियां हैं, गरीब वो चाहे किसी भी जाति का हो, निश्चित तौर पर उसका सबसे बड़ा लाभ निर्बल वर्ग को हो, महिलाएं, युवा और किसान। भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीति से बाहर निकलकर और देशवासियों को बाहर निकालकर जो भारत का एक स्वरूप बनाने का प्रयास कर रही है, हम ये तो नहीं कह सकते कि देश की जनता उससे कितना सफल होने देगी, कितना सफल नहीं होने देगी, ये अभी भविष्य के गर्त में है। लेकिन इतना तय है कि जिस कांग्रेस ने 60 से अधिक वर्षों तक इस देश की जनता को जात पात और क्षेत्रवाद के नाम पर बांटकर सत्ता के शीर्ष के सिंहासन पर बैठकर योजनाएं बनाई, तो उस कांग्रेस के कर्णधारों को और वारिसों को विदेशों में जाकर ऐसे बयान देते हुए शर्मिंदगी महसूस नहीं होती और उन्हें अपने देश की मान मर्यादा और सम्मान की भी जरा सी भी चिंता नहीं है। निश्चित तौर पर आप भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा करें ना करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए संपूर्ण देश और संपूर्ण देशवासियों की जातियां एक भारतीय जाति के रूप में पहचानी जाती है। क्षेत्रवाद से बाहर निकलकर देश को और देशवासियों को जिस दिशा में ले जाने का भरकस प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है, कांग्रेस आज देश को फिर उसी पायदान पर लाके खड़ा करना चाहती है जिस क्षेत्रवाद, जातिवाद और भेदभाव के नाम पर उसने 60 से अधिक वर्षों तक इस देश को ठगा और उस देश के निर्भर वर्ग को पूरी तरह से आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर आज भी वो संपन्न नहीं कर पाई। तो इसके लिए कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के वारिसों को शर्म आनी चाहिए। और दूसरी तरफ आज ठीक है, हम लोग चर्चाएं करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो ये हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम सब ये सोचें कि इस देश को क्षेत्रवाद, जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच से बाहर निकालकर एक नए भारत के निर्माण की तरफ ले जाना ये हम सबका दायित्व है। नहीं तो इतिहास, भूगोल और वर्तमान और भविष्य अपनी कहानियां खुद कह रहे हैं
और ये हम सब लोगों का दायित्व है और हम सब लोगों को एक भारतवासी के तौर पर देश के अंदर एक नई स्वच्छ भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति, समाज को द्वेष में बांटने से मुक्त राजनीति का समावेश करते हुए अपने अपने दायित्व का निर्वाह ईमानदारी से करना होगा। तभी भारतीय जनता पार्टी जो करने जा रही है या जो सोच है उस सोच को सफलता की ओर कुंवर जपेंद्र, सही मायनों में। ठीक है कुंवर जपेंद्र, थैंक यू। अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, 10 सेकंड केवल कांग्रेस को रिएक्ट करने के लिए, कट टू कट योजनाओं को अमली जमा पहना। ठीक है कांग्रेस के नेता श्रीकांत, सीधे 10 सेकंड में कट टू कट, मुझे बस 10 सेकंड का कमेंट लेना है जल्दी से। हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बीजेपी दलित के साथ हमेशा खड़ी है और कांग्रेस गलत राजनीति कर रही है। आप मुझे ये बता दीजिए चैनल के माध्यम से कि आप जब भी वोट मांगते हैं आप हमेशा राम के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट मांगते हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस ने कब कही ये बात कि कब इस तरीके से वोट मांगे? भगवान के नाम पे वोट मांगना कहां से पाप हो गया भाई? आप कह रहे हैं 70 साल से राज किया, आप कह रहे हैं वोट नहीं मांगते ना भाई श्रीकांत, वो कह रहे धर्म के नाम पर मांग लो भाई, जाति के नाम पर मत मांगो। वो कह रहे धर्म के नाम पर मांग लो, वोट मांग लो, धर्म के नाम पर चलेगा, जाति के नाम पर मांगो। 2014 के बाद जाति सूट नहीं करती उनको। तो आप बता दीजिए आपने दलित के लिए कौन सी योजना लेके? ठीक है, अब ज्यादा वक्त नहीं, मैं अब लंबा नहीं ले जा पाऊंगा। 10 सेकेंड प्रोफेसर शशिकांत प्रसाद के पास जाऊंगा। प्रोफेसर शशिकांत 10 सेकेंड में रिएक्ट करेंगे बीजेपी के नेता के बयान पर। देखिए, बीजेपी की जो नेता है इनकी बयान को मैं खंडन करता हूं। अगर दलितों को इतना ही चिंता होती बीजेपी को तो जितने सारे पीएसयू बिके हैं, जितने सारे एयरपोर्ट बिके हैं, जितने सारे ठीके मिले हैं प्राइवेट में, निजी प्राइवेट एक मिनट कुछ नहीं है, एक मिनट व्यवस्थाएं ठीक करने की दृष्टि से कुछ उसमें जो बिका है दलित आदमी को दिया है। आप कहते हैं कि भाई किसी की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देशवासियों की सुविधा के लिए ठीक है ओके। प्रोफेसर वर्मा 10 सेकेंड, प्रोफेसर वर्मा 10 सेकेंड। आपकी उपलब्धि क्या है दलित? ठीक है, आप ये बता दीजिए आपकी उपलब्धि क्या है 2014 के बाद की? आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने करा। कांग्रेस ने तो आज के टाइम पे जो भी कांग्रेस के चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो आर्थिक की मजबूती हो, चाहे वो अपना ईमानदारी से उनसे संपर्क। ठीक है कुंवर जपेंद्र, ठीक है, आवाज बंद करनी पड़ेगी। 2014 की एक ही उपलब्धि गिना दी इस चैनल के माध्यम से। एक सवाल बीजेपी, मैं आपको कहता हूँ कि 2014 के बाद की एक भी उपलब्धि गिना दीजिए आप अपनी, एक भी उपलब्धि। चाहता हूँ कि जितने सारे बैकलॉग वैकेंसियां हैं पूरे पीएसयू, रेलवे, जितने सारे कंपनियां हैं, जितने सरकारी नौकरियों में वैकेंसी है बैकलॉग। ठीक है 10 सेकेंड, ठीक है शशिकांत जी, ओके शशिकांत जी, ओके ठीक आ गया। 5 सेकेंड केवल। वर्मा जी प्लीज वर्मा जी 5 सेकेंड जल्दी से रिएक्ट करिए। अनम्यूट करिए, हम सुन नहीं पा रहे आपको। ठीक है वर्मा जी नहीं रिएक्ट कर पा रहे हैं, मुझे लगता है कुछ तकनीकी व्यवधान। महेंद्र सिंह 5 सेकंड में अंतिम टिप्पणी बस। जी दुर्गेश जी, दरअसल सोशल जस्टिस एक बहुत अहम मुद्दा है और इसको लेकर के सभी पार्टियों को ईमानदारी से अगर प्रयास नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर इसे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। और ईमानदारी अभी फिलहाल आरोप प्रत्यारोप के बीच में किसी में दिख नहीं रही। ठीक है प्रोफेसर वर्मा 5 सेकंड, अगर आप सुन पा रहे हैं हमें। प्रोफेसर वर्मा 5 सेकंड अनम्यूट करिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। नो, थैंक यू वेरी मच, सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। सोशल जस्टिस और भागीदारी एक बहुत बड़ा विषय है, इस पर लगातार चर्चा होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि बीजेपी और मायावती मुद्दा लपकने के लिए आगे बढ़ गई। लेकिन ज़्यादा जिस तरीके से ये मुद्दा लपकने की कोशिश की गई, मुझे लगता है कि उतना अभी इसमें ज्वलनशीलता है नहीं। लेकिन बात सामाजिक उत्थान की, सोशल जस्टिस की, ये लगातार होती रहनी चाहिए, कोई भी करे। और इसको चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, मायावती हो, इसको धरातल पर उतारने की जरूरत है। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।